जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आज आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए लेकर आए आपके हिंदी का क्लास। इससे पहले का था जीके जीएस वाला क्लास और ये था उसका होमवर्क। इजी था। पूछे थे कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है, तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा जयपुर, है ना। इस सवाल को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया ये क्वेश्चन। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कहिएगा सर जयपुर। सही जवाब देने वाले में से था निखिल, ब्रिजेश, आरती, सब्बू, धीरज, सोनम, सीमा, रिया, रोशनी और काजल। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग का नाम भी ले लिए और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग प्रैक्टिस सेट को। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेट लगाना शुरू कीजिए मेरे भाई। देखिए, हिंदी का सवाल है, तो पूछ रहा है कि वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। बताना है आप सभी को, विशेष्य यहाँ पर क्या हो जाएगा। वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, तो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति। व्यक्ति क्या है, कहिएगा सर विशेष्य है। अच्छा, विशेष्य कहते किसको है, तो दुर्बल यहाँ पर विशेषण है, जबकि व्यक्ति विशेष्य है। दुर्बल क्या बता रहा है मेरे भाई, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, कि व्यक्ति कैसा है, कहिएगा सर दुर्बल है, मतलब कि व्यक्ति की ये विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बता रहा हो उसी को विशेष्य कहा जाता है, यानी व्यक्ति यहाँ पर विशेष्य कहलाएगा। पूछ रहा ना कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है, व्यक्ति जो है ये क्या है, विशेष्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। चादर से बाहर पैर पसारना, चादर ओढ़कर सोना, कहिएगा नहीं सर। चादर से पैर ढकना, ये भी नहीं होगा। कंजूस होना, चादर से बाहर पैर पसारना, कंजूस होना तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पर डी हो जाएगा। आय से अधिक व्यय करना, यानी जितना आमदनी ना उससे ज़्यादा खर्चा कर देना, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर क्या, चादर से बाहर पैर पसारना, है ना, मुहावरा कहा जा रहा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सवाल को कर लेते हैं बड़ा। कहता है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द, तो मेरे भाई आप सभी को लिखवाए थे, यदि नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए आज वापस से। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है मेरे भाई, तो विद्युत होता है एक तो पहले, विद्युत। इसके अलावा दामिनी, है ना, दामिनी, या फिर चपला, चपला, या फिर चंचला, है ना, चंचला। ये लिखिए, विद्युत, दामिनी, चपला, चंचला, और एक आपका लिखिएगा तड़ित। इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 5 जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यहाँ पर बिजली हो जाएगा। समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल आपका। सवाल को कर लिए हम लोग छोटा। देखिए सवाल एक थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं मेरे भाई, है ना। चलिए, सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, इसको क्या कहेंगे, एक शब्द में बताना है। तो बिल्कुल मेरे भाई उसको अध्यादेश कहेंगे। और अध्यादेश का सटीक जो है यानी कि शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बी में लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको शुद्ध वर्तनी भी पूछ सकता है। देखिए, ये 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि बताइए शुद्ध वर्तनी किसका है, तो अध्यादेश ही शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश को अध्यादेश कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द विकल्पों में से चुनना है। बताइए, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, इसको क्या कहेंगे एक शब्द में, यही ये पूछ रहा है। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, तो बिल्कुल उसको कहेंगे क्या, कहिएगा सर अन्योन्याश्रित। क्या बोलिएगा, अन्योन्याश्रित। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित अन्योन्याश्रित बोला जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। कह रहा है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। बताइए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। ये क्वेश्चन पिछले बार भी आप सभी को इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पर आप गलती नहीं करिएगा मेरे भाई, समझ करके थोड़ा सा जवाब दीजिएगा इसका। तो बिल्कुल जो मेरे भाई यहाँ पर बी लगाए हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, आप बिल्कुल सही लगाएं। निजवाचक वाला गलत हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यहाँ पर स्वयं जैसा इस प्रकार से शब्द आएगा तो उसी को बोलेंगे निजवाचक, ठीक है ना। यहाँ पर निजवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिएगा, आप सभी को पिछले क्लास में भी बताए थे। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक। कहिएगा सर निश्चयवाचक कब होता है, तो ध्यान रखिएगा कोई निश्चित वस्तु
वक्ता के पास या दूर होने का जहाँ पर बोध हो, यानी जो कह रहा है उसके आसपास कोई वस्तु और निश्चित वस्तु कि वह मेरा ही है, इस प्रकार का जहाँ पर बोध होता हो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम लगाना है। जैसे कह रहे हैं ना कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मतलब निश्चित वह मेरा ही है। यहाँ पर निश्चित निश्चय का बोध हो रहा है कि निश्चित ही वह सामान मेरा ही है, किसी को कह रहा है। समझ रहे ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ना कि निजवाचक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। निजवाचक बताए ना कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, वहां पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। समझ गए? यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है कि सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए। सुरक्षा का समानार्थी शब्द, तो बिल्कुल मेरे भाई सुरक्षा का समानार्थी शब्द हो जाएगा चौकसी। चौकसी माने चारों तरफ ध्यान रखना है, एक तरह से बोल सकते हैं चौकसी यानी चौकन्ना रहना। तो सुरक्षा का समानार्थी शब्द हो जाएगा चौकसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा कि किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। यह भी पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। बताइएगा किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा। अब देखिएगा सर्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से ठीक पहले लगकर उसकी ओर इशारा करता हो, मतलब कि जब कोई सर्वनाम, जैसे वह क्या है, कहिएगा सर ये एक सर्वनाम है, तो ये देखिए खंभा क्या हो जाएगा, संज्ञा। ये संज्ञा से पहले लगा हुआ है, कहिएगा हाँ सर, यानी इस संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा हुआ है और ये सर्वनाम जो है उस संज्ञा की ओर इशारा भी कर रहा है कि वह खंभा गिर जाएगा। देख रहे हैं इशारा कर रहे हैं ना, कहीं पर भी देखिए इशारा वाला बोध हो रहा है। रैली में लाखों लोग पहुंचे, यहाँ पर भी इशारा नहीं हो रहा है। थोड़ा दूध लाया हूँ, इशारा हो रहा है, यहाँ पर कहिएगा सर नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। किताब के थोड़े पन्ने बाकी है, यहाँ पर भी इशारा जैसा कोई बोध नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए वह खंभा गिर जाएगा, देखिए इशारा वाला बोध हो रहा है और संज्ञा के पहले जो है सर्वनाम लग चुका है, इसी को बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है, बताइए किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्युत्तम में अति उपसर्ग लगा है। इसका संधि विच्छेद करिएगा तो पता चल जाएगा क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कहिएगा सर अति उपसर्ग लगा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको पूरी तरह से हम छोटा इसको करना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है मेरे भाई, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य वाक्य आपको पहचानना है। सत्य वाक्य क्या है, तो डेट ऑफ हेयरिंग इसको क्या कहते हैं। डेट ऑफ हेयरिंग वह तारीख जिस दिन अदालत में किसी मामले की सुनवाई होती है। तो बिल्कुल ये सही है ना। डेट ऑफ हेयरिंग इसी को कहा जाता है कि जिस तारीख को अदालत में किसी मामले की सुनवाई होती है। अच्छा, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इसको क्या कहते हैं। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन तो वह तारीख जब कोई मामला अदालत में दायर या पंजीकृत किया जाता है। तो ये लाइन भी बिल्कुल सही है। अगला कहता है डिक्री होल्डर वह व्यक्ति जिसके पक्ष में अदालत द्वारा निर्णय या डिक्री दी जाती है। तो बिल्कुल ये लाइन भी सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे पे ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि पावक में कौन सी संधि है, बताइएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल मेरे भाई देखिए संधि पता करने के लिए ना आपको पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होता है, कहिएगा सर पाव जोड़ अक, पाव जोड़ अक होगा पावक का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर देखिए अव आया हुआ है, कहिएगा हाँ सर। इधर में क्या आया है, कहिएगा सर ओ आया। अव और ओ मिलकर के क्या बन जाता है, आव बन जाता है। और जहाँ पर आव बन जाता हो उसको हम बोलेंगे क्या, कहिएगा सर आयादी संधि। किस ऑप्शन में मेरे भाई, ऑप्शन बी में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर आपको 4 लाइन लिखाते हैं, 4 लाइन लिखिए तो इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। डीएलएड के एग्जाम में आप लिखिएगा, ठीक ना मेरे भाई, ध्यान से इसको समझिएगा भी और नोटबुक यदि बना रहे हैं तो लिखिएगा। आयादी संधि में होता क्या है, जैसे ए के बाद यदि कोई अन्य स्वर ओ आ हर्षई दुर्गे कुछ भी आ जाए, या ओ आ जाए या आ जाए, कुछ भी आए ए के बाद, तो इसका क्या बन जाता है, कहिएगा सर अय बन जाता है, अय बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए के बाद यदि कोई स्वर आए तो। इसके अलावा आय के बाद यदि ये एकर वाला आय के बाद यदि कोई स्वर आए तो इसका क्या बन जाता है, आय बन जाता है, आय, है ना। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यदि ओ के बाद कोई स्वर आए, है ना, ओ के बाद यहाँ पर प्लस में ओ आप लिख लीजिएगा, तो इसका क्या बन जाता है मेरे भाई, इसका बनता है, ध्यान रखिएगा अव, अव बन जाता है।
और इसके अलावा लास्ट का भी आपको लिखवाए ये वाला, है ना। औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए, ओ आ कुछ भी आए, तो इसका बन जाता है आव। यही अभी आप पावक जो पढ़े ना, देख रहे हैं ना, पौ जोड़ अक, पौ में ओ आया और आगे क्या था, अक था तो ओ आया था, तो आव बन गया, पावक बन गया। समझ गए। तो ये आप लाइन ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बाकी जो आपको चारों लिखवाए, चारों को ध्यान में रख करके चलिएगा। और वहाँ पर अयादी संधि होती है, यह अयादी संधि का नियम है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विपजाल में कौन सी संधि है। विपजाल में कौन सी संधि है, तो कहिएगा सर संधि पता करने के लिए हमको फिर से करना पड़ेगा संधि विच्छेद। तो विपजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कहिएगा सर विप, प में हलंत रहेगा, विप प्लस जाल, विप प्लस जाल क्या हो जाएगा, विपजाल। तो यहाँ प में हलंत लगाए तो इसको भी व्यंजन वर्ण ही बोल देंगे, और यहाँ पर जो है ये तो व्यंजन वर्ण है ही। तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये सर व्यंजन संधि हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए में दे रखा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये है आपका अनुच्छेद, और अनुच्छेद को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई क्वेश्चन, है ना। हम सभी का ये नियम है, पता होगा आप सभी को। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, मंदिर बाहर से देखने में इतना आकर्षक नहीं लगा, पर अच्छा लग रहा है कि ये गद्दांश से ही दिया है। तो देखते हैं, गद्दांश को पढ़ना पड़ेगा, अनुच्छेद को पढ़ना होगा। देखिए अनुच्छेद क्या कहता है कि नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थकार आदित्यनाथ का मंदिर है। इसे तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो भाइयों ने सन 1230 के लगभग में बनवाया था। दिलवाड़े में कई जैन मंदिर हैं, इनमें दो मुख्य हैं, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा जो है आदित्यनाथ जी का, है ना, आदिनाथ जी का। ठीक है। नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने में तो इतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। देखिए यहीं पर लिखा है और उसके बाद जो है लाइन खाली दिया गया है ऑप्शन में आपका, है ना। देखिए तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, मंदिर बाहर से देखने में तो इतना आकर्षक नहीं लगा, पर क्या हो जाएगा, देखिए भ्रमित रह गए, आवक रह गए, चकित रह गए, ठगे से रह गए। देखिए करेक्ट से क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सी हो जाएगा। अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। ठीक है, बस ढूंढ करके लिखना है। सिर्फ ढूंढने के लिए आपको टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं पूछता है गद्यांश वाला में, लेकिन यही समय लेगा थोड़ा सा, समझ रहे ना। आपको खोज करके लिखना होगा, ढूंढ करके लिखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है छिछला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। छिछला, तो छिछला मतलब होता है ऊपर ऊपर, जैसे कोई तालाब है या कोई पानी है ना, मान लीजिए ये पानी है, तो ऊपर का पानी जो कहलाता है वो छिछला कहलाता है। तो अंदर का पानी क्या कहलाएगा, कहिएगा गहरा कहलाएगा, है ना। छिछला का अपोजिट क्या हो जाएगा, कहिएगा सर गहरा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है, निम्न में से किस में विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, यानी किस में विरोधाभास अलंकार है, समझिए। तो देखिए, प्रियतम को समझ पा कामिनी, न जा सकी न ठहर सकी, विरह है अथवा यह वरदान, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग को जा रही। ए और बी दोनों। तो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। कहिएगा सर यहाँ पर तो ना शब्द मिल रहा है सर, ना यही वाला तो सिर्फ सर विरोधाभास अलंकार होगा, लेकिन इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। कैसे, विरह का मतलब क्या होता है, तो विरह का मतलब होता है मेरे भाई दुखी। विरह का मतलब दुख होता है, सिंपली समझिएगा। विरह का मतलब होता है दुख, और वरदान का मतलब क्या, मतलब किसी को वरदान मिलता है तो क्या मिल गया, एक तरह से बोल सकते हैं उसको सुख मिल गया, है ना, या फिर उसको आशीर्वाद मिल गया, है ना। क्या मिल गया, कहेगा सर आशीर्वाद मिल गया। तो सुख और आशीर्वाद, और इधर एक तरफ दे रखा है दुख, यानी कि विरोधाभास अलंकार में यही तो होता है कि विरोध का उच्चारण ना हो तो ये भी विरोध का उच्चारण हो। तो दुख और सुख दोनों एक ही लाइन में लिख दिया गया, इसलिए ये भी विरोधाभास अलंकार है और ये भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ना जैसा शब्द आया हुआ है। समझ गए। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। ठीक है, कमी पकड़ना है, पकड़िए। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। अच्छा, क्या कह रहा है, आधुनिक परिवार। देखिए यहाँ पर चर्चा कर रहा है आधुनिक परिवार, यानी अभी के परिवार के बारे में बोल रहा है। आधुनिक समय मतलब अभी के समय के बारे में, और यहाँ कह रहा है गुजर गई है। ऐसा लगता है ये प्राचीन काल की बात कर रहा है ना। तो त्रुटि कहाँ पर दिख रहा है, कहिएगा सर यहीं पर तो लग रहा है गुजर गई है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुजर रही है। जब आधुनिक की बात कर रहा है तो फिर गुजर रही है ऐसा होना चाहिए। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, कह रहा है कि गुजर गई है। तो ये शब्द ही गलत दे दिया यहाँ पर, है ना। तो वही त्रुटि पकड़ना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना काल का जो है त्रुटि दिया गया है, समय के बारे में उलटफेर कर दिया गया है।
चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है दिए गए विकल्पों में मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी, कहिएगा सर ये मूर्धनी का मतलब क्या होता है? तो मूर्धनी मतलब होता है मेरे भाई मुरझाया हुआ चेहरा या चेहरे पर छाई हुई उदासीपन, उसी को कहा जाता है मूर्धनी। तो इसका सटीक जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जीवंतता। जीवंतता का मतलब क्या हुआ? तो मतलब एक ऊर्जावान महसूस करना है ना, एक ऊर्जावान वाला चेहरा, उसी को कहेंगे जीवंतता। समझ गए? तो मूर्धनी का विलोम हो जाएगा जीवंतता। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। अच्छा, क्या दिया है? धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। दिमाग लगाइए क्या हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से? तो बिल्कुल भाई जो यहाँ पर डी लगाएं आप सही हैं। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, ये कहावत है। ठीक है, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, ये जयचंद वाला कहावत चलता है लाइफ में। अब कहिएगा सर जयचंद ही क्यों? तो जयचंद मेरे भाई इतिहास में कन्नौज के राजा हुआ करते थे जयचंद। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी। कैसे? तो भाई कोई बाहरी आक्रमणकारी को बुलवा करके, यानी अपने से नहीं करवा करके, यानी अपना तो खुद ये मेहनत किया ही, लेकिन बाहरी आक्रमणकारी को भी यानी घूस के तौर पर उसको बुला करके और उससे मरवा दिया। यानी कि एक गद्दार था ये जयचंद। तो वही कह रहा है कि धन के गद्दार कह लीजिए या फिर जयचंद कह लीजिए, इसलिए मुहावरा यूज होता है कि धन के लालच में आज भी कुछ लोग गद्दार बन जाते हैं, यानी जयचंद बन जाते हैं। समझे? तो ये इतिहास से उठाया हुआ मुहावरा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या कह रहा है। चार विकल्पों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। और अगला कहता है आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। क्या हो जाएगा सटीक? देखने से ही पता चल रहा होगा। कहिएगा सर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। क्या किया गया? प्रसारित। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रसारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है। कहता है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? भाई मेरे इसका राइट आंसर होता है आपका हिंदुस्तानी भाषा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? इन चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें समझाने वाली बात नहीं है, बस ये याद रखिएगा पुरानी हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न की हुई नई जबान को नाम दिया गया है हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा बस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है। कह रहा है कि बगीचे का सुंदरता अनूठा है। वाक्य का सही वाक्य का चयन करिए। यानी कि अशुद्ध दे रखा है, शुद्ध करके आपको बताना है कौन सा सही है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, यही सही है, या फिर बगीची क्या होता है? ये तो ऐसे भी पता चल रहा है कि गलत है भाई, है ना? तो बगीचे की सुंदरता अनूठा है, ये तो वैसे भी गलत हो गया। आगे देखिएगा, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। और अगला कहता है बगीचे का सुंदरता अनूठी है। नॉर्मल आप इतना देखिए, ऐसे आपके दिमाग से निकल जाएगा। नॉर्मल सोच करके देखिए कि बगीचे की सुंदरता अनूठी है, यही तो होना चाहिए, है ना? तो बिल्कुल अपने दिमाग से सोच करके देखिएगा तो निकल जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, यह बिल्कुल जो है सही वाक्य हो जाएगा। सी आपका ध्यान रखिएगा, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ठीक है, स्त्रीलिंग वाला सारा होगा यहाँ पर। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ये भी डायरेक्ट आप याद रखिएगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, शुक्ल युग या फिर भारतेंदु? देखिए मेरे भाई करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर भारतेंदु युग को कहा जाता है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग। याद रखिएगा इस सवाल को डायरेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो आप सभी को बता चुके हैं, लेकिन फिर से आज हम रिपीट कर रहे हैं। बताइएगा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रिपीट करना जरूरी है ना? पिछला भी रिवाइज होते रहता है। बताइएगा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो बिल्कुल भाई रौद्र रस का हो जाएगा ना। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? क्रोध। ध्यान रखिएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अलंकार से पूछा गया। कहता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए तो अच्छा, ये रामायण की दृष्टि से आपको नहीं देखना है, दिमाग यहाँ पर ये लगाइए कि वो ये जो है लाइन क्या रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगा और सारा लंका जल गया, है ना? लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर माने होता है कि राक्षस, सारे राक्षस भाग गए, पूरी लंका जल गई, लेकिन हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी।
ये रामायण में तो ऐसा दिखाया गया है, लेकिन ये संभव है? आप सोच करके देखिए, जब पूंछ में आग लगा ही नहीं तो पूरे लंका जल कैसे गया, है ना? पूरी लंका कैसे जल गई, सारे निशाचर भी भाग गए। यानी कि बढ़ा चढ़ा करके ये बात कहा जा रहा है, और जहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात कहा जा रहा हो वहीं पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये रामायण के दृष्टिकोण से आपको नहीं देखना है, बस लाइन के दृष्टिकोण से देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है ये लाइन, समझ गए ना? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहते हैं पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबई चली आई। इस पंक्ति में बताइए भाई कौन सा अलंकार है? तो एक ही शब्द तो यहाँ पर गौर करना है। हाँ सर, मनु मिल गया, आपको बताए थे ना, मानो या फिर मनु या फिर मन हूँ, इस प्रकार से शब्द, या फिर जानो या फिर जन हूँ, ये सारा शब्द कहाँ पर दिखता है? कहिएगा सर उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलता है। बस इसी शब्द पे पकड़ बनाना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार याद रहेगा। और ये रहा आपका होमवर्क, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है। प्रतिकूल में कौन सा समास है बताइएगा, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, या फिर द्विगु है? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और हाँ, आप सभी लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल का, या फिर पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना करके उस प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास दिख जाएगा, या फिर चैनल के ऊपर जाइएगा तो पहला प्लेलिस्ट मिलेगा आप सभी को, वो इसी का बिहार डीलेट 2026 के लिए प्लेलिस्ट जो है बनाए हैं। सारा क्लास देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।